हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर सेकंड विलयन, इसमें हम अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ रहे थे। विलयनों के कुल 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड था क्वथनांक में उन्नयन, जिसे हम आज शुरू करेंगे। इसके बाद हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ये कुल 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म है, जिनमें से पहला भाग हमारा पूरा हो चुका है। आज हमारा मुख्य टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं। तो क्वथनांक में उन्नयन यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको जानने के लिए हमें एक एक शब्द पे जोर देना होगा कि सबसे पहले क्वथनांक क्या चीज होती है, दूसरी बात उन्नयन या एलिवेशन क्या होता है। इसका मतलब होता है कि वृद्धि यानी कि बढ़ना, क्वथनांक का बढ़ना, क्वथनांक में वृद्धि होना। तो पहले हम ये जान लेते हैं क्वथनांक क्या चीज है। कल हमने स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोई भी द्रव हो, चाहे वो जल हो, एथिल अल्कोहल हो, नाइट्रिक अम्ल हो, कोई भी हम यदि द्रव लेते हैं तो किसी द्रव को जब हम गर्म करते हैं, है ना, गर्म करने का सिग्नेचर है। तो जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो जब उसको इतना गर्म कर दिया जाए कि वो उबलकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर तापमान को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए कि जब किसी द्रव को इतना गर्म किया जाए कि वह द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो जिस ताप पर कोई द्रव उबलकर वाष्प में बदल जाता है, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और जिस ताप पर ये दाब दोनों सेम हो जाते हैं, एक बार फिर से सुनो कि जिस ताप पर, है ना, ये डेफिनेशन है, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह ताप क्या कहलाता है, उस द्रव के लिए कहलाएगा उसका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। ये परिभाषा आपको याद रखना है। तो क्वथनांक तो एकदम क्लियर है। हम उदाहरण भी ले लें, जैसे कि जल को यदि आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबालोगे तो वो बदल जाएगा भाप में, जिसको कि हम जल वाष्प कह सकते हैं। यानी जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना। अब हम क्वथनांक तो समझ गए, अब हमें जानना है क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन को जानने के लिए हमें यहाँ पे विलयन की जरूरत पड़ेगी। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, जल की। तो जल को हम कहते हैं शुद्ध विलायक, है ना। जल क्या चीज है भाई, शुद्ध विलायक। और शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो हमेशा कम होता है ना। अब हम बात करते हैं आगे की। तो भाई मान लो कि हमारे पास में कोई विलयन है और उस विलयन के 2 घटक हैं। अच्छी तरह से हमें ये बात याद हो चुकी है। एक होता है विलायक और दूसरा घटक होता है विलेय। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या अप्लाई करनी होगी कि आपका जो विलेय है वो अवाष्पशील विलेय पदार्थ होना चाहिए, जिसकी जल में नमक मिला दिया जाए तो क्या होगा। अब आप इमेजिन करो कि हमारे पास सिर्फ जल है। जल को उबालने के लिए हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता होती है। देखिए सिर्फ विलायक है ना, तो किसी एक घटक को गर्म करने के लिए हमें कम ताप की आवश्यकता होती है। परंतु जब हम उस विलायक में विलेय पदार्थ भी मिला दें तो विलायक और विलेय मिलकर क्या बन जाते हैं, विलयन बन जाते हैं। अब उसमें कितने घटक आ गए, 2 घटक आ गए। केवल विलायक को उबालने के लिए या केवल विलायक को वाष्प अवस्था में बदलने के लिए हमें कम ताप की आवश्यकता होती है। परंतु जब हम उस विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दें तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देने पर अब वो विलयन में बदल चुका है और अब इस विलयन को उबालने में हमें अधिक ताप की आवश्यकता होगी। तो हो गई ना क्वथनांक में वृद्धि। इमेजिन करते हैं अपन, मान लीजिए कि आपकी मम्मी घर में खाना बना रही हैं, है ना।
ये हमने एक सामान्य सा पात्र लिया है जिसमें सिर्फ जल है, ठीक है, केवल जल है, और हम इसको बर्नर की सहायता से गर्म कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो एक थर्मामीटर लगा लें, इसमें केवल जल है, इस जल को हमने गर्म करना शुरू किया। आपने देखा कि जैसे ही थर्मामीटर पे टेम्परेचर का लेवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड को टच करता है, ये जो जल के अणु हैं वो वाष्प में बदलने लगते हैं, यानी हमारा द्रव उबलने लगता है। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब जाकर वो द्रव उबलने लगता है। और जिस ताप पर ये प्रोसेस होती है उस ताप को हमने नाम दिया कि वो क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अब इस उबलते हुए जल में हम डाल दें 2-4 आलू, आलू उबालते हैं ना हम लोग। अब क्या किया हमने, उसमें आलू डाल दिए। आलू क्या चीज़ है, आलू है अवाष्पशील विलेय पदार्थ। खैर आलू जो है वो नमक की तरह समांगी मिश्रण तो नहीं बना रहा है, पर फिर भी मैं आपको एक घरेलू उदाहरण के द्वारा इस क्वथनांक में उन्नयन को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमने एक तपेली में पानी लिया जो कि उबलना शुरू हो गया, हमने उसमें 4-5 आलू डाल दिए। आप ये प्रयोग घर पे करके देखना, ये आपको याद आ गया होगा कि हाँ, जैसे ही हमने आलू डाले थे तो जो जल उबल रहा था अब उसका उबलना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि अवाष्पशील विलेय पदार्थ के आ जाने के कारण अब इसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। अब आप इस आलू मिश्रित जल को फिर से उबालना चाहोगे तो आप ये देखोगे कि अब हमें और ज़्यादा इसे गर्म करने की आवश्यकता है, और ज़्यादा तापमान देने की आवश्यकता है। अब आप जब थर्मामीटर में देखोगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 100 से कुछ ज़्यादा, मतलब 105, 110, 120, 135 कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। तो अपन इमेजिन करते हैं कि शुद्ध विलायक का यानी जल का जो क्वथनांक था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, और अब चूंकि विलयन में हमने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया तो समझ लो इसका जो क्वथनांक है वो बढ़ के 110 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, है ना। तो इसको हम कहेंगे T1 और इसको कहा जाएगा T2, ठीक है। तो T2 माइनस T1 ये आ जाएगा डेल्टा T, यानी कि अंतिम तापमान में से प्रारंभिक ताप को जब हम घटाते हैं तो तापमान में अंतर आ जाता है। तो 110 में से 100 जाएगा तो कितना परिवर्तन आया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का, है ना। लेकिन हम यहाँ पर जब व्यंजक तैयार करेंगे तो जो शुद्ध विलायक होता है उस शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है वो T0B से प्रदर्शित किया जाता है। T0B, T मतलब टेम्परेचर, B मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के लिए स्मॉल b और p अक्षर का इस्तेमाल करते हैं। 0 क्यों यूज किया? क्योंकि आपको याद होगा हमने वाष्प दाब जो था, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना होता है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है P0A, जो कि सदैव क्या होता है, अधिक होता है। ये बात आपको ध्यान है, चाहो तो पिछली वीडियो में निकाल के देख सकते हो। परंतु जो हमारा शुद्ध विलायक था, शुद्ध विलायक यानी कि मान लो जल, उसका जो क्वथनांक है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक किस अक्षर से शो करते हैं इसको हम? T0B, जो कि कम है। कम मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। अब जैसे ही हमने इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, क्वथनांक तो बढ़ जाएगा परंतु वाष्प दाब में कमी हो जाएगी। मैं आपको पुराना एग्जाम्पल फिर से एक बार और याद दिलाती हूँ। वैसे तो सभी को अच्छी तरह से याद होगा कि हमने एक पात्र लिया था, उस पात्र में हमने केवल शुद्ध विलायक लिया था, है ना। याद हो तो हमने शुद्ध विलायक लिया, फिर उसको हमने कांच के ढक्कन से इस प्रकार से ढक दिया था, है ना। फिर हमने प्रक्रिया होते हुए देखी कि सिर्फ जो जल होता है वो शुद्ध विलायक है, तो जल के अणु काय में बदलेंगे? वाष्प में। और ये वाष्प के अणु जब एकत्रित होंगे तो वाष्प के अणुओं द्वारा जो द्रव की सतह पर दाब लगाया जाएगा उसको हम कहते हैं वाष्प दाब। और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है? P0A, जो कि हमेशा अधिक होता है। ये लाइन याद रखना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब सदैव अधिक होता है, P0A। अब हम इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं, मतलब अब हम इसमें नमक मिला देते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के मिलाने से अब वाष्प के अणुओं की संख्या पहले की तुलना में कम बनी थी, है ना। तो अब ये बन चुका है विलयन। तो विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो PA होता है, जो कम होता है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तो अधिक होता है जबकि विलयन का वाष्प दाब कम होता है। तभी तो हमने पढ़ा था वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि,
है ना। अब इसी बात को हमने इस एग्जाम्पल द्वारा समझा कि भैया हमारे पास में शुद्ध विलायक था, मतलब कि पानी था, जिसका क्वथनांक था T0B 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि कम था। अब हमने इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए, आलू मिला दो, गोभी टमाटर सब्जी बना लो इसकी, या पानी में दाल या पानी में चावल मिलाकर उसको उबालने के लिए रख दो, तो क्या होगा। ये सामान्य से एग्जाम्पल्स हैं, तो ये उबलने में ज़्यादा समय लेंगे, ज़्यादा ताप की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है वो कम होता है, परंतु जब उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तब वो बन जाता है विलयन। तो विलयन का जो क्वथनांक है वो TB से प्रदर्शित किया जाता है, जो कि बढ़ के क्या हो गया 110 डिग्री, यानी कि पहले की तुलना में क्या हो गया वो अधिक, है ना। शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम होता है, परंतु अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम प्रदर्शित करते हैं T0B माइनस TB इज इक्वल टू डेल्टा TB, है ना। इस डेल्टा TB को ही हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। शुद्ध विलायक का क्वथनांक शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम पर विलयन का क्वथनांक अधिक होता है, लेकिन शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। अब क्वथनांक क्या है ये क्लियर हो गया, क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं ये भी क्लियर हो गया। अब आइए हम इसको ग्राफ की मदद से पढ़ना शुरू करते हैं। यदि आपको इसका आंसर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो पहले क्वथनांक की परिभाषा कि जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ये तो हुआ क्वथनांक। फिर आपको हेडिंग डालनी है क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन के बारे में हमको ये लिखना है कि शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक होता है वो कम होता है, जैसे ही उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में अचानक से वृद्धि हो जाती है। तो क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब आइए इसे हम ग्राफ के द्वारा समझना शुरू करते हैं। क्वथनांक में उन्नयन को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा TB, ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब हम एक ग्राफ बनाते हैं जो कि वाष्प दाब और परम ताप के बीच खींचा गया है। इस ग्राफ को बहुत ध्यान से समझना है ना। ये देखिए, ये इस प्रकार का एक ग्राफ है। यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो ये वाष्प दाब है ना, ये वाष्प दाब को इंगित कर रहा है, और इधर जाने पर ये परम ताप को प्रदर्शित कर रहा है। ये ग्राफ वाष्प दाब और परम ताप के बीच में खींचा गया है। यहाँ पर हमको इस प्रकार से डॉटेड लाइन बनानी है ना, और दो डॉटेड लाइन इस तरह से खींचनी है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है इसका डायग्राम बनाना। ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष, ठीक है। एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है। एक्स अक्ष के परितः एक वक्र है AB, ठीक है। हमको लिखना भी ऐसे है कि हमने पहले वाष्प दाब और परम ताप के बीच में ग्राफ खींचा। इस ग्राफ के अंदर दो अक्ष हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष के परितः वक्र AB है और वाई अक्ष के परितः वक्र CD है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जो AB जो वक्र है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को प्रदर्शित करता है, P0A, जो कि क्या है, हमेशा अधिक होता है। P0A क्या चीज है, शुद्ध विलायक का, ये मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं, यहाँ लिखा हुआ है कि जो AB वक्र है वो क्या चीज है, वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है जो कि सदैव अधिक होता है, और ये AB वक्र एक्स अक्ष पर आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक होता है ना, P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, जबकि एक्स अक्ष पर नीचे T0B प्राप्त हो रहा है। T0B क्या है, ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। P0 है तो शुद्ध विलायक का क्या है, वाष्प दाब, जबकि T0B शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, ठीक है। तो एक बात और हम याद रख लें कि जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है वो तो हमेशा अधिक होता है, परंतु शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम होता है। यहाँ तक क्लियर है। अगली बात, वाई अक्ष पर हमें वक्र CD प्राप्त हो रहा है,
जो कि विलयन के वाष्प दाब को बता रहा है। PA क्या होता है? विलयन का वाष्प दाब, और विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो कम होता है ना। विलयन का वाष्प दाब कम होता है ना। अभी अपन ने पढ़ा था कि केवल विलायक के जो अणु होते हैं वो सारे के सारे वाष्प में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी होती है। तो शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का जो वाष्प दाब है वो कम होता है, परंतु y अक्ष पर हमें यहाँ नीचे बिंदु TB प्राप्त होता है। TB क्या है? ये है विलयन का क्वथनांक, है ना। ये बिंदु TB जो है वो विलयन का क्वथनांक है जो कि अधिक होता है। ठीक है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम होता है परंतु विलयन का क्वथनांक अधिक होता है। तो शुद्ध विलायक में विलेय पदार्थ मिलाने के कारण जो क्वथनांक में अंतर आता है, इस अंतर को हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं डेल्टा TB। तो ये डेल्टा TB क्या चीज़ है? क्वथनांक में उन्नयन। मैं एक बार फिर से आपको पूरा ग्राफ समझाती हूँ। आपको कैसे लिखना है कि ग्राफीय विधि में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर वाष्प दाब और परम ताप के बीच एक ग्राफ खींचा जा रहा है। इस ग्राफ में दो अक्ष हैं, x तथा y अक्ष। x अक्ष के परितः वक्र AB प्रदर्शित हो रहा है। AB वक्र शुद्ध विलायक का वाष्प दाब प्रदर्शित कर रहा है जो कि P0A होता है, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब सदैव अधिक होता है। x अक्ष पर नीचे हमको बिंदु T0B प्राप्त हो रहा है, और T0B शुद्ध विलायक का क्वथनांक है जो कि हमेशा कम होता है। इसी प्रकार y अक्ष पर हमें इस वक्र CD प्राप्त हो रहा है। CD वक्र विलयन का वाष्प दाब है और विलयन का वाष्प दाब कम होता है, जबकि y अक्ष पर नीचे हमें विलयन का वाष्प दाब नहीं, विलयन का क्वथनांक प्राप्त हो रहा है जो कि TB है, जिसका मान हमेशा अधिक होता है। तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम और जो उसमें विलयन बना दिया जाता है तब उसका क्वथनांक जो होता है वो अधिक हो जाता है। तो विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि हो रही है उसी को हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, जिसको डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे 3-4 स्टेप हमको और लिखना है। यहाँ क्या होगा वो देखिए। आगे हम बताएंगे कि हम जानते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम स्टेप। T0B माइनस TB बराबर डेल्टा TB। तो डेल्टा TB क्या चीज़ है? ये होता है क्वथनांक में उन्नयन। आगे हमको एक बात बतानी है कि जो डेल्टा TB है वो मोललता के समानुपाती होती है। मोललता पढ़ा ना हमने। और यहाँ पर जब हम इस ये वाला चिन्ह हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो नॉर्मली कांस्टेंट आता है K, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा KB इंटू M। KB एक स्थिरांक है जिसका नाम है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, है ना। काफी लंबा नाम है इसका। KB का पूरा नाम है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, है ना। कभी कभी ये फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि इसका पूरा नाम लिखो। केवल स्थिरांक या कांस्टेंट लिखने से काम नहीं चलेगा। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ये आपको दोनों शब्द याद रखने हैं, है ना। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं कि हम जानते हैं कि स्मॉल m का मान क्या होता है, पढ़ा है ना हमने, WB गुणित 1000 और बटे MB गुणित यहाँ पे क्या आता है WA। तो हम चाहें तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दें, तो समीकरण में मान रख दें। मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। डेल्टा TB बराबर KB इंटू यहाँ पे आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो उसके लिए अगला नया प्रश्न है, मैंने आपको गलती से यहाँ पर बता दिया, इसको हम यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया कि क्वथनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, और कैसे हम उसे ग्राफीय विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करना बता दिया था, हमने एक प्रश्न पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो, कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से MB की गणना कीजिए।
या शब्दों में हमने उसको लिखा था कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना करो। तो सेम ऐसा प्रश्न हम क्वथनांक में उन्नयन के लिए भी बना सकते हैं। आप चाहें तो प्रश्न लिख सकते हैं कि सिद्ध करो कि क्वथनांक में उन्नयन एक अणु संख्या गुणधर्म है। एक बार फिर से सुनो प्रश्न, सिद्ध करो कि क्वथनांक में उन्नयन एक अणु संख्यक गुणधर्म है, अथवा क्वथनांक में उन्नयन से MB की गणना कीजिए, है ना। ये हमारा एक नया प्रश्न बना। तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि वो स्टेप, क्या जानते हैं हम, है ना। इसका उत्तर यहाँ से शुरू होता है। हम जानते हैं कि डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू M। अब डेल्टा TB क्या चीज़ है भाई? इसको बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो हम जानते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। इसको आगे हम हल करते हैं। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1 और वहाँ पे लिख देना कि जहाँ KB का मतलब क्या है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, यानी कि इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब आगे हम लिखेंगे कि परंतु हम जानते हैं कि M बराबर क्या मान होता है मोललता का, WB गुणित 1000 बटे MB गुणित WA। अब समीकरण में M का मान रखने पर, या यूँ लिख दो आप कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब मान रख के देखते हैं अपन, तो क्या स्टेप बनेगा हमारा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू, ये पूरी वैल्यू आपको M के स्थान पे रखनी है, तो ऊपर तो हम लिख देंगे WB इंटू 1000 पूरे के अपॉन में आ जाएगा MB इंटू WA, है ना। अब इस हमको गणना किसकी करनी है, हमारा प्रश्न क्या है कि क्वथनांक में उन्नयन से विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना करो। इसको बोलते हैं विलय का आणविक द्रव्यमान। तो MB की गणना करेंगे तो इस MB को इधर ले आएंगे, तो हम आगे लिखेंगे जहाँ MB बराबर त्रियक गुणा हो जाएगा, तो ऊपर का तो सेम एज इट इज है, KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन ये चीज़ नीचे आएगी डेल्टा TB इंटू WA। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपको आगे एक चीज़ और लिखनी है कि जहाँ MB क्या है भाई, इसको बोलते हैं विलय का आणविक द्रव्यमान, KB क्या है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, WB क्या है विलय का द्रव्यमान, डेल्टा TB क्या है क्वथनांक में उन्नयन, और WA क्या है विलायक का द्रव्यमान। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। उस न्यूमेरिकल में इसी सूत्र की ज़रूरत आपको पड़ेगी, है ना। तो इसको हम हल करते हैं, इस प्रश्न को आगे। हमारा प्रश्न है 12.5 ग्राम यूरिया, 12.5 ग्राम यूरिया, ठीक है। 12.5 ग्राम यूरिया 170 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। 12.5 ग्राम यूरिया 170 ग्राम विलयन में घुला हुआ है, ठीक है। 12.5 ग्राम यूरिया 170 ग्राम विलयन में घुला है। यदि उसका क्वथनांक में उन्नयन, यदि क्वथनांक में उन्नयन यानी कि डेल्टा TB कितना बताया इसमें 0.63 हो, और KB का मान, KB मतलब कि इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल उन्नयन क्वथनांक स्थिरांक, KB का मान इसमें दिया है 0.52 किलो जूल मोल इनवर्स की इकाई होती है, हो तो विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, है ना। तो विलय मतलब कौन, यूरिया के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। मैंने शॉर्टकट में पूरा सवाल लिख दिया, एक बार फिर से पूरा सवाल सुनिए कि 12.5 ग्राम यूरिया 170 ग्राम विलयन में घुला हुआ है ना, या विलय है, ठीक है। यदि डेल्टा TB मतलब कि क्वथनांक में उन्नयन 0.63 है और KB के लिए मान, जल के लिए KB का मान 0.52 किलो जूल मोल इनवर्स है, तो यूरिया के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। अब हमको यहाँ पे ये तो पता है कि भैया सूत्र कौन सा लगेगा, है ना। इसको अपन सॉल्व करते हैं, है ना। सूत्र हमारा कौन सा लगने वाला है, ये लिखा सामने कि हमको MB की गणना करनी है। MB इज इक्वल टू, ऊपर क्या क्या है, KB इंटू WB इंटू 1000, और फिर यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा TB इंटू WA।
अब आपको ये सारी चीजें सबके वैल्यूज दी हुई है, आपको डायरेक्टली मान रखना है सूत्र में। प्रश्न पढ़कर पहले हम पता लगाते हैं भैया केबी क्या है। केबी तो साफ साफ दिख रहा है 0.52 केबी है ना। डेल्टा टीबी भी एकदम क्लियर दिख रहा है ना, डेल्टा टीबी क्या चीज है 0.63। फिर हमको ये दिख रहा है, ये दिख गया। WB और WA क्या है, WB और WA 12.5 ग्राम यूरिया 170 ग्राम विलयन में घुला है। बताओ विलय कौन और विलायक कौन? विलय है यूरिया और विलय को B से शो करते हैं, मतलब WB तो है 12.5 ग्राम और WA कितना होगा सोचो 170 ग्राम। बस मान रख दीजिए सूत्र में। तो सूत्र में मान रख देते हैं MB बराबर KB की जगह पे क्या लिखोगे 0.52, WB के स्थान पे रखेंगे 12.5 है ना। उसके बाद में 1000 ऊपर दिया ही है, बटे में क्या आ जाएगा डेल्टा टीबी का मान 0.63 और WA का मान 170। आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब आप सोचोगे इतना बड़ा कैलकुलेट करने में तो टाइम ज़्यादा लगेगा, कुछ शॉर्टकट ट्रिक हो जाए इसके लिए। तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है पता है? आणविक द्रव्यमान की गणना, हमको आणविक द्रव्यमान निकालना बहुत अच्छे से आता है। आप लोगों को जल का आणविक द्रव्यमान अगर कोई पूछे तो कैसे बताओगे? जल H2O तो अपन कैसे सॉल्व करते हैं? हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, हाइड्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, ऑक्सीजन 1 बार, 16 और 2 कितने हो गए 18। तो इस ट्रिक से क्यों ना हम यूरिया का आणविक द्रव्यमान निकाल लें। हमारा आंसर पॉइंट के पहले तक का तो सही है, तो उसके लिए बस आपको यूरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या सूत्र है यूरिया का? आता होगा, अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो जल्दी से क्या सूत्र है। इसका सूत्र है NH2CO NH2, ये यूरिया का आणविक सूत्र है। अब इस यूरिया के आणविक सूत्र को पहले हम मूलानुपाती सूत्र में कन्वर्ट करते हैं, है ना। यूरिया का आणविक द्रव्यमान हम निकालते हैं, तो यूरिया का जो आणविक द्रव्यमान है वो NH2CO NH2 के अकॉर्डिंग अगर निकाला जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये 4 तत्वों से मिलकर ये यूरिया बना है। कार्बन सिंगल है, हाइड्रोजन 4 बार है, ठीक है ना, ऑक्सीजन सिंगल है और नाइट्रोजन कितनी बार है 2 बार। ये इसका मूलानुपाती सूत्र है। तो चलिए हल करते हैं। कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, हाइड्रोजन 4 बार, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, नाइट्रोजन का 14, नाइट्रोजन 2 बार। कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का 1 पर ये 4 बार है 16 और 14 दूनी 28। अब इसको हल करके देख लो आप कितना आएगा 10, 18, 19, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 60, लगभग 60 के करीब इसका आंसर आने वाला है, यानी 60 दशमलव कुछ, है ना। तो इसका जो एग्जैक्टली आंसर है MB आप लोग जब कैलकुलेट करोगे तो 60.69 ये इसका उत्तर आया, मोल इनवर्स, है ना, ये इसका आंसर होगा। ये आणविक द्रव्यमान की गणना है। तो लगभग अगर आप 60 के बाद पॉइंट के बाद कुछ भी 2-4 अंक आगे पीछे लिख दोगे तो आपका कैलकुलेशन एग्जैक्टली सही माना जाएगा। यदि मान लो आपको इस तरह का कोई दूसरा सवाल मिलता है जिसमें आणविक द्रव्यमान की गणना करनी हो, तो जो भी विलेय पदार्थ है उसका सूत्र निकालिए, उसका मूलानुपाती सूत्र निकालिए और इस ट्रिक की मदद से हम आसानी से उसका आणविक द्रव्यमान हल कर सकते हैं।